हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। अगर आप लोग BS 6 सेमेस्टर में हैं और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम देने वाले हैं 2026-27 में, और आपका पेपर OMR शीट पर होने वाला है, यानी MCQ बेस आपका पेपर होने वाला है, तो आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ आपके इंग्लिश लिटरेचर के पेपर नंबर 2 लिटरेचर्स इन फिल्म्स एंड मीडिया स्टडीज़ का महासंग्राम क्लास, जिसमें मैं आपको वो सारे इंपॉर्टेंट MCQs बताने वाली हूँ जो इस बार आपके एग्ज़ाम में ऑल यूनिवर्सिटी में आने वाला है, जहाँ जहाँ पर MCQ पेपर होने वाला है। तो आपने अभी तक कोई भी तैयारी नहीं की है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ जेम्स मोनाको। जेम्स मोनाको कौन है? तो देखिए, आपके सिलेबस की टोटल 8 यूनिट्स को ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ और इसके अलावा भी मैंने कई सारी MCQs की वीडियोज़ अपलोड की हैं। तो अगर आप चाहें तो उन सारी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कई सारी महामैराथन क्लासेस, मॉडल पेपर अपलोड करूंगी, जिससे आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी 100% अच्छी कर लें। तो वो सारी वीडियोस मैंने आपके लिए अपलोड कर दी हैं, तो आप वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। हु इज़ जेम्स मोनाको, तो आपको मैं यूनिट नंबर 1 में पढ़ा चुकी हूँ। जेम्स मोनाको फिल्म क्रिटिक एंड राइटर थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेम्स मोनाको इज़ फेमस फॉर राइटिंग अबाउट। तो जेम्स मोनाको किस लिए फेमस थे, किस राइटिंग के लिए वो फेमस हैं? तो जेम्स मोनाको फेमस है सिनेमा एंड मीडिया की राइटिंग के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका MCQ है, देखिए, जेम्स मोनाको वॉज बॉर्न इन। तो इनका बॉर्न हुआ था अमेरिका में। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। अगला है, विच फेमस बुक वॉज रिटन बाई जेम्स मोनाको। इन 4 ऑप्शन में से कौन सी बुक जो कि लिखी गई है जेम्स मोनाको के थ्रू? तो बुक है हाउ टू रीड ए फिल्म। सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका MCQ है, जेम्स मोनाको मेनली वर्कड एज ए। तो जेम्स मोनाको किसके लिए वर्क करते थे, मतलब वर्क किस रूप में करते थे? तो फिल्म क्रिटिक। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका MCQ है, जेम्स मोनाकोज राइटिंग आर मोस्टली रिलेटेड टू। तो आप अपना 4 ऑप्शन पढ़कर ही अपना राइट ऑप्शन पकड़ लेंगे, लिटरेचर एंड सिनेमा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला इम्पॉर्टेंट आपका MCQ है, जेम्स मोनाको हेल्प पीपुल अंडरस्टैंड। जेम्स मोनाको मदद करते थे लोगों की, मतलब किस चीज़ को समझने में? तो फिल्म लैंग्वेज एंड मीडिया स्टडीज़ को समझने में जेम्स मोनाको मदद करते। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, हाउ टू रीड ए फिल्म इज़ मेनली अबाउट। तो ये जो बुक है ये फिल्म एनालिसिस एंड मीडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका MCQ है, व्हेन वाज विलियम शेक्सपियर बॉर्न। तो विलियम शेक्सपियर का बॉर्न हुआ था 1564 में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला है, वेयर वाज विलियम शेक्सपियर बॉर्न। तो इनका बॉर्न हुआ था स्ट्रैफोर्ड अपॉन एवन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन डिड विलियम शेक्सपियर डाई। तो विलियम शेक्सपियर की डेथ हुई थी 1616 यानी 1616 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला है, व्हाट वाज विलियम शेक्सपियर फेमस फॉर। तो विलियम शेक्सपियर किस लिए फेमस थे? तो देखिए, राइटिंग प्लेज एंड पोएम्स के लिए, क्योंकि ये ड्रामाज लिखा करते थे जिनको प्ले भी कहा जाता है, और ये पोएम्स भी लिखते थे, इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका MCQ है, विच कैरेक्टर बिलीव दैट एफिसस इज फुल ऑफ विचेज एंड सॉर्सेरर्स। ऑप्शन नंबर देखिए आपका डी राइट होगा। एंटीफोलस ऑफ सिराक्यूज बिलीव करता था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है, हु रोड द कॉमेडी ऑफ एरर्स। कॉमेडी ऑफ एरर्स को किसने लिखा? तो विलियम शेक्सपियर ने लिखा। ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ एंटीफोलस ऑफ सिराक्यूज सर्वेंट। तो एंटीफोलस जो था सिराक्यूज का, उसके सर्वेंट का नाम ड्रोमियो ऑफ सिराक्यूज था।
यानी सिटी के नाम से इनको पहचानते थे। और दोनों ही जुड़वा थे, मतलब कि एंटीफोलस का भी एक जुड़वा भाई था जिसका एंटीफोलस ऑफ एफिसस नाम था, और ड्रोमियो ऑफ सिराक्यूस का भी एक जुड़वा भाई था जिसका नाम ड्रोमियो ऑफ एफिसस था। तो पूरा ड्रामा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप लोग चैनल पर हमारे चेक करके पढ़ लीजिएगा। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, व्हाई इज ईजियन सेंटेंस टू डेथ एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। ईजियन को डेथ यानी मौत की सज़ा क्यों सुनाई जाती है बिगिनिंग ऑफ द प्ले यानी प्ले की शुरुआत में। बिकॉज ही एंटर्स एफिसस इलीगली, क्योंकि एफिसस के जो ड्यूक थे उन्होंने कहा था कि सिराक्यूस का कोई भी व्यापारी उनकी सिटी में एंटर ना करे वरना उसे मौत की सज़ा सुनाई जाएगी। उसके बावजूद भी ईजियन ने क्या किया, एफिसस सिटी में एंटर कर दिया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। तो क्यों एंटर किया था, क्या रीज़न थी, सब मैंने आपको बताया है कि इनका परिवार कैसे बिछड़ गया था, इनकी वाइफ, इनके बच्चे, क्योंकि जिस जहाज़ से ये लोग सफ़र कर रहे थे, पानी वाला जहाज़ 2 टुकड़ों में बंटकर इधर और उधर डूब गया था, तो इनकी फैमिली आधी बढ़ गई थी, जिसके लिए वो ढूंढने के लिए इस सिटी में एंटर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है विच थीम इज़ मोस्ट सेंट्रल इन द कॉमेडी ऑफ एरर्स। द कॉमेडी ऑफ एरर्स ड्रामा की सेंट्रल थीम क्या है। तो मिस्टेकन आइडेंटिटी है, यानी कि 2 जुड़वा भाई भी हैं, 2 जुड़वा नौकर भी हैं, जिनमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है पहचानने में। अक्सर ड्रामा के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, इन दोनों जुड़वा भाई जुड़वा नौकरों को पहचानने में कन्फ्यूज़ होते हैं, जिससे कि ड्रामा में काफ़ी हंसी मजाक वाला सीन क्रिएट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, व्हाट ऑब्जेक्ट कॉजेज कन्फ्यूजन बिटवीन द 2 एंटीफोलसेस। तो दोनों एंटीफोलस के बीच कौन सा ऑब्जेक्ट कन्फ्यूज़न की वजह बन जाता है। तो एक गोल्ड चेन जो है वजह बन जाता है किस चीज़ की, कन्फ्यूज़न की। और गोल्ड चेन क्यों बन जाता है ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा द कॉमेडी ऑफ एरर्स की समरी वाली। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है एट द एंड ऑफ द प्ले इमेलिया इज़ रिवेल्ड एज। तो प्ले के एंड में एमिलिया रिवेल्ड हो जाती है कि वो कौन है। तो वो ईजियंस वाइफ होती है और दोनों एंटीफोलस की मदर होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। तो जो उनका फैमिली बहुत ही पहले बिछड़ गई थी वो एंड में, प्ले के एंड में मिल जाती है, एक हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, व्हेन वाज खुशवंत सिंह बॉर्न। खुशवंत सिंह का बॉर्न कब हुआ था। तो 1915 में हुआ था। ऑप्शन डी राइट है। अगला है विच नॉवेल मेड खुशवंत सिंह वेरी फेमस। इन 4 ऑप्शन में से कौन सी नॉवेल ने खुशवंत सिंह को बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया। तो ट्रेन टू पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट आपका इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, खुशवंत सिंह बिलोंग टू मेनली टू विच फील्ड। तो खुशवंत सिंह किस फील्ड से बिलोंग करते थे। तो लिटरेचर एंड जर्नलिज्म, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है ट्रेन टू पाकिस्तान इज़ बेस्ड ऑन द इवेंट ऑफ। तो ये इंडियन पार्टीशन मतलब पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 से बिलोंग करती है, इसमें पार्टीशन का सीन है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द विलेज इन द नॉवेल ट्रेन टू पाकिस्तान। मनो माजरा नाम होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है हु इज़ नोन एज जुग्गा इन द नॉवेल। तो नॉवेल खुशवंत सिंह के नॉवेल ट्रेन टू पाकिस्तान में जुग्गा कौन होता है। तो जुग्गत सिंह को ही जुग्गा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। इकबाल कम्स टू मनो माजरा एज ए। तो इकबाल जो थे वो मनो माजरा गांव में किस रूप में आते हैं, सोशल वर्कर के रूप में आते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द नॉवेल ट्रेन टू पाकिस्तान। तो पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड कम्युनल वायलेंस, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है हु इज जुग्गा इन लव विद। तो हु इज़ वह कौन है जुग्गा इन लव विद, जिससे जुग्गा प्यार करता है। तो नूरन एक मुस्लिम लड़की है जिसे जुग्गा सच्चा प्यार करता है। इसके लिए ये पूरी ट्रेन की रस्सी को काट कर ट्रेन में बैठे हर लोगों की जान बचा लेता है, भले ये खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। तो ऑप्शन नंबर ए नूरन आपका राइट आंसर है। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, नूरन बिलोंग्स टू विच कम्युनिटी। तो ये मुस्लिम है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है हाउ डज जुग्गा सेव द ट्रेन एट द एंड। तो नॉवेल के एंड में जुग्गा ट्रेन को कैसे सेव करता है, बाय कटिंग द रोप टाइड अक्रॉस द ब्रिज। यानी कि जो रस्सी बांधी गई थी ट्रेन को पलटाने के लिए, उस रस्सी को 2 टुकड़ों में बीच से काट देता है ताकि
ट्रेन जो है सही सलामत चली जाए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ट्रेन टू पाकिस्तान मेनली शोज, ट्रेन टू पाकिस्तान क्या शो करता है? ह्यूमन सफरिंग ड्यूरिंग पार्टीशन, पार्टीशन के दौर में इंसान का जो दर्द था, मतलब कि पार्टीशन के टाइम पर 1947 के समय, पार्टीशन ऑफ इंडिया के टाइम पर इंसानों का जो दर्द है वो ये नॉवेल दिखाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, व्हेन वाज रविन्द्रनाथ टैगोर बॉर्न? 1861, 1861 में बॉर्न हुए रविन्द्रनाथ टैगोर, कोलकाता में। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। अगला है, रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज फेमस एज ए पोएट एंड राइटर। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, विच फेमस बुक ऑफ द पोएम वॉज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर? गीतांजलि। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आपका है, रविन्द्रनाथ टैगोर वॉन द नोबेल प्राइज इन? तो नोबेल प्राइज रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला 1913 में उनके बहुत ही फेमस वर्क गीतांजलि पर। और रविन्द्रनाथ टैगोर पूरे इंडिया और साथ ही साथ पूरे एशिया के पहले इंसान थे जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था 1913 में इनके बहुत ही फेमस वर्क गीतांजलि के लिए। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट एशियन टू विन द नोबेल प्राइज। ऑप्शन नंबर ए राइट है। पूरे एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल प्राइज को जीता। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, विच यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर? विश्व भारती। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, रविन्द्रनाथ टैगोर रोट द नेशनल एंथम ऑफ बोथ इंडिया एंड बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, व्हेन डिड रविन्द्रनाथ टैगोर डाई? रविन्द्रनाथ टैगोर की डेथ हुई 1941 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, हु रोट काबुलीवाला? रिटन बाई रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी राइट है। काबुलीवाला स्टोरी भी मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। हु इज़ द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी काबुलीवाला? काबुलीवाला में मेन कैरेक्टर रहमत होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट है, जो कि अफगानिस्तान का रहने वाला है और कोलकाता में आकर ये ड्राई फ्रूट्स बेचता है। रहमत इज़ पॉपुलरली नोन एज, तो इसको काबुलीवाला के नाम से जानते हैं क्योंकि ये काबुल अफगानिस्तान से आया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, वेयर डज रहमत कम फ्रॉम? तो ये आया हुआ है काबुल से। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है, व्हाट डज रहमत सेल? रहमत क्या बेचता है? तो फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। ऑप्शन नंबर बी राइट है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल इन द स्टोरी काबुलीवाला? काबुलीवाला स्टोरी में छोटी बच्ची का नाम मिनी होता है। ऑप्शन डी राइट है। ये छोटी बच्ची जो 5 साल की होती है और जो काबुलीवाला होता है, दोनों की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है, दोनों बेस्ट फ्रेंड हो जाते हैं। और काबुलीवाला मिनी से बहुत प्यार करता है क्योंकि उसकी खुद की भी एक बेटी होती है जो कि अफ़गानिस्तान में रहती है, उसकी कंट्री में। तो वो अपनी बेटी की याद में मिनी को प्यार करता है क्योंकि मिनी को उसमें अपनी वो छोटी बच्ची की छवि दिखती है कि ये उसकी अपनी बेटी की तरह और एक पिता की तरह वो मिनी से प्यार करता है, उसको फ्री में ड्राई फ्रूट्स भी लाकर देता है। लेकिन जब वो जेल चला जाता है 8 सालों के लिए, तो 8 सालों में मिनी काबुलीवाला को भूल जाती है और जिस दिन काबुलीवाला जेल से रिहा होता है, सबसे पहले वो मिनी से मिलने आता है जिस दिन मिनी की शादी हो रही होती है। अगला है, मिनी इज़ द डॉटर ऑफ। तो इस स्टोरी में आपने देखा कि मिनी बेटी होती है नरेटर की जो पूरी स्टोरी को नरेट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है, वाई डज मिनी लाइक रहमत? मिनी रहमत को क्यों पसंद करती है? बिकॉज ही टेल्स फनी स्टोरीज एंड गिव्स ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि उसको कहानियाँ सुनाता है और उसको ड्राई फ्रूट्स भी देता है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई इज़ रहमत सेंट टू प्रिजन? रहमत को जेल क्यों भेजा जाता है? बिकॉज फाइटिंग एंड स्टैबिंग ए मैन, तो एक आदमी से झगड़ा, उस पर चाकू मारने के जुर्म में इसको जेल भेजा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, हाउ मेनी ईयर्स डज रहमत स्पेंड इन प्रिजन? 8 ईयर्स ये जेल में गुजारता है। ऑप्शन डी राइट है। अगला है आपका, व्हाट डज रहमत रिमेंबर अबाउट हिज ओन डॉटर? मतलब रहमत को क्या चीज़ अपनी खुद की बेटी की याद दिलाती थी? तो हर लिटिल हैंड प्रिंट, यानी कागज़ के एक कागज़ पर उसकी बेटी के हाथों का निशान छपा हुआ था जो उसकी बेटी की याद दिलाती थी और रहमत उसको अपने पास रखता था अपनी बेटी की याद के रूप में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है, व्हेन डिड रहमत कम्स बैक आफ्टर प्रिजन? मिनी
जब रहमत जेल से बाहर आता है, मिनी इज गेटिंग मैरिड, मिनी की शादी हो रही है, ऑप्शन सी राइट है। अगला है द स्टोरी मेनली हाईलाइट्स, ये कहानी काबुली वाला क्या हाईलाइट करती है? फादरली लव एंड ह्यूमन इमोशंस, पिता का प्यार और इंसान की भावना, यानी कि पिता का प्यार दुनिया के हर कोने में एक जैसा होता है। यही चीज़ रविन्द्रनाथ टैगोर अपने इस स्टोरी में दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिनीज फादर हेल्प्स रहमत बाई, मिनी के फादर जो हैं वो रहमत की मदद कैसे करते हैं स्टोरी के एंड में? तो पेइंग फॉर हिज जर्नी होम, यानी कि मिनी के फादर कुछ रुपए देते हैं काबुली वाला को ताकि वो अपने देश अफगानिस्तान वापस लौट जाए और अपनी बेटी अपने परिवार से मिल सके। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, काबुली वाला शोज द रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड डॉटर, के बीच के प्यार को, रिश्ते को ये स्टोरी दिखाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। नेक्स्ट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, द फेमस लाइन आउट आउट ब्रीफ कैंडल इज स्पोकन बाई, ये लाइन बोली जाती है मैकबेथ विलियम शेक्सपियर के ड्रामा में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला है, द मेन थीम ऑफ मैकबेथ इज, मैकबेथ की मेन थीम होती है एम्बिशन एंड पावर, क्योंकि मैकबेथ को राजा बनने की महत्वाकांक्षा होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु किल्स मैकबेथ एट द एंड ऑफ द प्ले, तो मैकबेथ को प्ले के एंड में कौन मारता है? तो मैकडफ मारता है। ऑप्शन डी राइट है। अगला है, व्हाट विजन डज मैकबेथ सी बिफोर किलिंग डंकन, किलिंग डंकन यानी राजा को मारने से पहले मैकबेथ को क्या दिखता है? ए डैगर। ऑप्शन सी राइट है। अगला है, व्हाई डज मैकबेथ किल बैंको, मैकबेथ बैंको को क्यों मारता है? मैकबेथ फियर बैंकोज डिसेंडेंट्स विल बिकम किंग्स, बैंको के वंशज में कोई राजा न बन जाए इसका डर होता है मैकबेथ को, इसलिए वो बैंको और उसके बेटे को मारना चाहता है ताकि मैकबेथ खुद राजा बने, क्योंकि इसे राजा बनने की चाहत और पावर चाहिए इसको, जिसके लिए वो राजा डंकन का भी मर्डर करता है, उसके बाद बैंको को भी मरवा देता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। जितनी भी स्टोरी, नॉवेल, ड्रामा आपके सिलेबस में दिया गया है मैं सब आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। टोटल 8 यूनिट पर आपकी पूरी वीडियो अपलोड है, तो आप चैनल पर विजिट करके ज़रूर देखिएगा। हुम डज मैकबेथ मर्डर टू बिकम किंग, मैकबेथ राजा बनने के लिए किसको मारता है? तो किंग डंकन को मारता है। ऑप्शन डी राइट है। अगला है, इन काय पोचे हु प्लेड द रोल ऑफ ईशान, काय पोचे मूवी में ईशान का रोल कौन प्ले करता है? तो सुशांत सिंह राजपूत। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज काई पोचे मीन इन गुजराती, तो काई पोचे का मतलब है विक्ट्री क्राई आफ्टर कटिंग ए काइट। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है, द नॉवेल मेनली एक्सप्लोर्स, तो ये नॉवेल फ्रेंडशिप, एम्बिशन एंड कम्युनियल टेंशन को दिखाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, हु रोड द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ को किसने लिखा? चेतन भगत का नॉवेल है। ऑप्शन बी राइट है। अगला है, काई पोचे इज अडेप्टेड फ्रॉम विच नॉवेल, काई पोचे मूवी किस नॉवेल के ऊपर बनाई गई है? तो द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ के ऊपर ये मूवी पूरी बनी है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन सेटिंग ऑफ द स्टोरी द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, इसकी पूरी सेटिंग होती है अहमदाबाद की। ऑप्शन डी राइट है। अगला, हु इज नरेटर ऑफ द नॉवेल द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, तो गोविंद होता है पूरा नरेटर। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, गोविंद इज मेनली इंटरेस्टेड इन बिजनेस, इसको बिजनेस में इंटरेस्ट है, लेकिन ये कई ज़्यादा लॉस भी फेस करता है और अर्थक्वेक की वजह से इसका पूरा बिजनेस खराब हो जाता है और इसे काफ़ी ज़्यादा लॉस का भी सामना करना पड़ता है। अगला है, स्क्रिप्ट राइटिंग इज़ मेनली यूज्ड फॉर, तो फिल्म और प्ले के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग यूज़ होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। डायलॉग्स में राइटिंग मीन्स, डायलॉग राइटिंग का मतलब होता है राइटिंग कन्वर्सेशन बिटवीन कैरेक्टर्स, यानी कि कैरेक्टर्स के बीच में जो बातचीत होगी उसको लिखने के लिए डायलॉग लिखना पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, द पर्सन हु राइट्स ए स्क्रिप्ट इज कॉल्ड ए, तो एक इंसान जो स्क्रिप्ट लिखता है उसको क्या कहते हैं? उसको स्क्रिप्ट राइटर कहते हैं। ऑप्शन सी राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका एमसीक्यू है, स्क्रिप्ट यूजुअली इंक्लूड्स, स्क्रिप्ट में आमतौर पर क्या इंक्लूड यानी शामिल होता है? तो डायलॉग्स एंड स्टेज डायरेक्शन शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ।
हर एक टॉपिक की क्लासेस हमने अपलोड की है। अगर आपने अपने यूनिट्स को पढ़ा होगा तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी। अगला, एक गुड स्क्रिप्ट शुड बी, एक अच्छी स्क्रिप्ट कैसी होनी चाहिए? तो क्लियर एंड इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारे एमसीक्यूज आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इनको तैयार कर लीजिए। इसके अलावा भी मैंने आपके लिए कई सारी वीडियोस अपलोड की हैं, आप उनको भी देख कर ही एग्जाम में जाइएगा। इससे क्या होगा कि आपके एग्जाम में जितने भी एमसीक्यू आएंगे आप उनको इजीली अटेम्प्ट करके आएंगे। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।